गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। बहुत अच्छी चल रही होंगी। लगातार अब तो वैकेंसीज आ रहे हैं। अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को कि मैडम हम तैयारी क्यों करें, वैकेंसी का तो अता ही पता नहीं। अब वैकेंसीज इतनी सारी हो गई हैं कि आप लोग के पास पढ़ने के लिए समय कम हो गया होगा, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एडीओ के ऊपर है। एडीओ का जो पार्ट 8 है वो अपन करने वाले हैं। एडीओ की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आ जाएंगी, इसलिए अपन इस तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, है ना। इसको छोड़ना नहीं है। जो बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हो, देखो 10 जगह अपना पैर मत फैलाओ, है ना, कि हम इसका भी तैयारी कर लें, हम इसका भी तैयारी कर लें, हम इसका भी तैयारी कर लें। ऐसा नहीं, कोई एक एग्जाम को टारगेट में रखिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तब तो हो पाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि सभी प्रकार के एग्जाम्स की मैं तैयारी कर लूँ और सभी प्रकार के एग्जाम मेरे से हो जाए, तो फिर आप एक एग्जाम के लायक भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए कोई एक एग्जाम टारगेट कीजिए जिसको आपको पढ़ना है और फिर उसी का तैयारी 100% तरीके से कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। देखिए, हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने हरित क्रांति के ऊपर ही आपको बताया था कि हरित क्रांति क्यों लाया गया था, किस लिए उसको लाने की जरूरत पड़ी थी। इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। ठीक है, इसी के ऊपर आज फिर से हमारे वीडियो है। सबसे पहली बात, हरित क्रांति के अंतर्गत जो कृषि उन्नति योजना है, हमको इसके बारे में चर्चा करना है। देखो, हरित क्रांति किस लिए आया था, तो आप सभी जानते हैं जो हरित क्रांति है वो आपकी कृषि के लिए आया था, पहला हरित क्रांति। उसके बाद जो आया वो औद्योगिकरण के लिए, उद्योग के लिए आया गया था। ये सब आप जानते हैं। अब हरित क्रांति क्योंकि कृषि के लिए आया था, तो कृषि के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं भी तो चलाई गई होंगी ना। उन योजनाओं के बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो चीजें बहुत आराम से आपकी इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उन्नत योजना के बारे में अपने को देखना है। किसके बारे में अपने को देखना है? कृषि उन्नत योजना के बारे में देखना है। सबसे पहली बात, यह जो योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे बच्चे, यह जो योजना है वो सन 2005 में चालू किया गया था। क्यों चालू किया गया था? क्योंकि कृषि को बढ़ावा देना था आपको। ठीक है, कैसे भी करके कृषि का जो पैदावार है उसमें आपको वृद्धि करनी थी, उन्नति करनी थी, ताकि फिर से स्वतंत्रता के टाइम पर जो हमको भूखमरी की समस्या का सामना करना पड़ा था वो सामना अपने को ना करना पड़े। क्लियर। अब देखो, सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही थी, क्योंकि सरकार भी इस चीज को जान चुकी थी कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और किस प्रकार से हमको खाद्यान्न की समस्या से जूझना पड़ा था। इसलिए सरकार भी चाहती थी कि हर मुमकिन कोशिश किया जाए ताकि किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, उनकी पैदावार में वृद्धि की जाए। इसीलिए किसान क्या करना चाहते थे, जो आपका कृषि उन्नत योजना लाया गया था, इसके अंतर्गत कृषि को वैज्ञानिक तरीके से आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में वो किसानों को अवलोकित करवाना चाहती थी। अब देखो, इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजना और भी शामिल है। जो कृषि उन्नत योजना है इसी के अंतर्गत 11 योजनाओं को और भी शामिल किया गया है। लेकिन वो जो 11 योजनाएं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप सिर्फ ये याद रख लो कि जो हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उन्नत योजना लाया गया था, उस योजना में और कितनी योजनाओं को इंक्लूड किया गया है, तो उन योजनाओं में टोटल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। बस इतना आप पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर है। चलिए, अब इसी के अंतर्गत एक तो कृषि उन्नत योजना के बारे में हमने जान लिया कि 2005 में यह योजना को लाया गया था। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। कृषि को किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से आप कर करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, इसके बारे में किसानों को बताने के लिए यह योजना लाया गया था। ये चीज अपन समझ लिए। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार हरित क्रांति। अब देखो, ये सदाबहार हरित क्रांति क्या है? एक तो हरित क्रांति ही है, और हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन सा योजना लाया गया था, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखिए, सदाबहार हरित क्रांति के बारे में सबसे पहली बात, तो हरित क्रांति से पर्यावरण में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसको देखते हुए एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति का आह्वान किया गया था। जिस टाइम पर हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उस टाइम पर जो हमारे सामने भूखमरी की समस्या थी बच्चे, ठीक है, तो उस टाइम पर कुछ सोच तो रहा नहीं था। तो उस टाइम पर ये जो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, इन्होंने ही हमको कुछ उपाय बताए, कुछ तरीका बताया। हरित क्रांति इन्होंने ही लाया। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से हम एम.एस. स्वामीनाथन को जानते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति का रिजल्ट देखा, जिससे कि पर्यावरण पर क्या पड़ रहा था, अनुकूल प्रभाव पड़ रहा था, उसी को देखते हुए फिर से एम.एस. स्वामीनाथन ने इस बार सदाबहार हरित क्रांति लेकर के आए थे। ठीक है, देखिए, उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों में होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से अच्छी और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो सदाबहार हरित क्रांति में स्वामीनाथन लेकर के आ रहे थे, उसमें सबसे पहली बात इन बातों का ध्यान रखा जा रहा था कि हम जो भी
योजना लेकर के आएंगे या जो भी क्रांति लेकर के आएंगे, यह जो क्रांति है वह सामाजिक रूप से टिकाऊ होना चाहिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि इससे आपके पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदाबहार हरित क्रांति को लाया था। किसने लाया था? तो यह भी आपके एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। क्यों लाए थे ये अपने को समझ आ गया ना, क्योंकि हरित क्रांति का जो पॉजिटिव रिजल्ट था उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया था, इस क्रांति को लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? आपके एम एस स्वामीनाथन लेकर के आए थे। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हरित क्रांति आया था इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि जो पहली हरित क्रांति लाई थी आया था वो किसके लिए लाया गया था। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का ही मुझे कमेंट आया, बाकी लोगों का कमेंट क्यों नहीं आया, मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरी हरित क्रांति के बारे में। देखो, जो कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चे, वो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो आपके कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए ही पूछा जाता है। तो अगर आपको पता होता है तो बिल्कुल आप उसका आंसर किया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी हरित क्रांति के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से आपका बन जाएगा कि दूसरी हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो दूसरा हरित क्रांति है इसको संपूर्ण हरित क्रांति भी कहा जाता है और इसे ही आपका चीर हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया क्या? जो दूसरा हरित क्रांति है इसे आपका संपूर्ण हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और चीर हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखो, पहला जो हरित क्रांति लाया गया था वो 2 चरणों में हुआ था, वो मैं बता चुकी हूँ। अब इधर वाला जो है वो दूसरा हरित क्रांति है ना, उसको मिक्स नहीं करना है आप लोगों को। वो जो पहला हरित क्रांति आया था 2 चरणों में हुआ था, वो हो गया हमारा। अब ये दूसरी हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं। पहले हरित क्रांति के रिजल्ट को देखते हुए दूसरा हरित क्रांति लाया गया था। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं लाई गई थी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, तो दूसरा हरित क्रांति जो लाया गया था इसके प्रणेता कौन थे? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, दूसरा जो हरित क्रांति आया इसके प्रणेता एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। पहला हरित क्रांति खत्म ना, उसका दूसरा चरण, पहला चरण भी खत्म। अब ये दूसरा हरित क्रांति है, इसके प्रणेता कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। इस जो दूसरा हरित क्रांति था इसका एक आदर्श वाक्य रखा गया था। कौन सा आदर्श वाक्य रखा गया था? तो नॉलेज एग्रीकल्चर, मतलब कृषि की जानकारी। ठीक, इसका आदर्श वाक्य क्या था? नॉलेज एग्रीकल्चर, मतलब कृषि की जानकारी। इसके लिए सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? तो दूसरा हरित क्रांति के लिए जो सम्मेलन किया गया था वो अक्टूबर 2006 को किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2006 को किया गया था। क्या इतनी चीजें आपको याद हो गई? सबसे पहला प्रश्न मैंने बोला कि जो दूसरा हरित क्रांति आया था इसके प्रणेता कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। दूसरी बात हमने किया, इसके लिए एक आदर्श वाक्य रखा गया। किसके लिए? दूसरी हरित क्रांति के लिए। तो दूसरी हरित क्रांति के लिए जो आदर्श वाक्य रखा गया था, कौन सा आदर्श वाक्य था? तो यह जो आदर्श वाक्य है उसका नाम था नॉलेज एग्रीकल्चर, कृषि की जानकारी। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने चर्चा किया कि इसका उद्देश्य क्या था या इसका सम्मेलन कहां हुआ था। तो दूसरी हरित क्रांति के लिए जो सम्मेलन है वो आपके अक्टूबर 2006 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2006। अब आगे बात करेंगे दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। तो बच्चे याद रखेंगे, इसका जो उद्देश्य था, मतलब दूसरा जो हरित क्रांति लाया गया था वो क्यों लाया गया था? तो जो दूसरा हरित क्रांति लाया गया था वो मृदा से बाजार तक। मृदा से बाजार तक का मतलब यह है कि जब हम खेती करते हैं तो हम खेती किस में करते हैं? हम खेती मिट्टी में ही करते हैं ना। तो मिट्टी में हमने खेती किया, फसल हमारे पास आ चुका है। अब उस फसल को मार्केट तक आपको पहुंचाना है, बाजार तक आपको पहुंचाना है, बाजार में जाकर के उसके लिए जगह बनाना है और उसको बेचना है। तो इसी के लिए यहां पर उद्देश्य रखा गया कि हमको फसल पैदा ही नहीं करना है, उसको पैदा करके बाजार तक पहुंचाने का काम भी अपने को करना है। तो यही इसका इंटेंशन था दूसरे हरित क्रांति का। कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो पहला हरित क्रांति था वो हमारी भूख मिटाने के लिए लाया गया था और जो दूसरा हरित क्रांति लाया गया ये व्यावसायिक उद्देश्य से लाया गया, ताकि हम ऐसी खेती करेंगे जिसके बाद फिर हम उसका व्यापार भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका उद्देश्य भी बताया गया है कि मृदा से मार्केट तक, मृदा से बाजार तक। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, जब दूसरी हरित क्रांति आई, प्रणेता तो हमने जान लिया एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन उस टाइम पर तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस टाइम पर दूसरा हरित क्रांति आया बच्चे, उस टाइम पर जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं वो थे हमारे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, सॉरी
द्वितीय हरित क्रांति के टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मनमोहन सिंह। अब देखो ये जो दूसरा हरित क्रांति लाया जाए ये सुझाव दिया किसने था? तो यह जो सुझाव है वो भी आपके स्वामीनाथन ने ही दिया था। कहां से दिया था? तो ये गए हुए थे उस टाइम पर कोयम्बटूर के सम्मेलन में। कोयम्बटूर के सम्मेलन में उनके माइंड में ये चीज आया कि क्यों ना एक बार फिर से दूसरी हरित क्रांति लाई जाए। पहली हरित क्रांति तो भूख को मिटाने के लिए लाया था, अब जो दूसरा हरित क्रांति लाया जाए ये व्यापार में वृद्धि करने के लिए लाया जाए। आया क्या समझ में? तो यह सजेशन कौन दिए थे? एम.एस. स्वामीनाथन दिए थे। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ये सारी बातें आपको याद रखना है बच्चे, कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। जितने आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। आगे समझ में? इसलिए एक भी पॉइंट स्किप करने लायक नहीं है, लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तभी आपके लिए ये यूजफुल होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य का। मैंने बताया ना उद्देश्य वही है, मृदा से लेकर के आपके बाजार तक, या फिर इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है लैब से लेकर के लैंड तक। लैब से लेकर के मैन तक मतलब क्या है? तो वैज्ञानिक है, लैब में जाकर के कुछ ना कुछ प्रशिक्षण करेंगे, उसके बाद ही तो आगे की चीजें प्रोसेस होंगी। इसीलिए इसको दूसरी भाषा में लैब टू लैंड कहा गया है। प्रयोगशाला में अनुसंधान करके सर्च करने के बाद लैंड में ले जाकर बीज को उगाया जाएगा। आया क्या समझ में? तो इसी को कहा गया है लैब टू लैंड। क्लियर है क्या हमारी चीजें? या इसी को बोल दो आप, जैसे कि हमने देखा था मृदा से लेकर के बाजार तक, दोनों का मतलब एक ही है। चीजें हमारी क्लियर? आगे बात करते हैं। तो दूसरी हरित क्रांति के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारा का सारा हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखो हरित क्रांति के घटक के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर हरित क्रांति के घटक कौन कौन से। अच्छा, आपको सबसे पहले घटक क्या होता है ये पता है? घटक का मतलब होता है कि जिस भी क्या बोलना चाहिए, जिस भी फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं उस फील्ड को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, उसे ही आपका घटक कहा जाता है। फिर आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी चीज पर आप काम कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर कृषि का काम कर रहे हैं, तो कृषि को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी ना उसे ही आपका घटक कहा जाता है। तो एक चीज हमको क्लियर हो गया कि घटक क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हरित क्रांति के लिए कौन कौन से घटक की आवश्यकता थी। तो सबसे पहली बात, हरित क्रांति के लिए एक तो आपको रासायनिक कीटनाशक का जरूरत था, क्योंकि आपने हरित क्रांति ले आया, ठीक है, यांत्रिकरण के माध्यम से भी ले आया। यांत्रिकरण के माध्यम से खेती आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब तक कीटनाशक दवाई का आप छिड़काव नहीं करेंगे, जितने कीट पतंग है वो तो सारे फसल को आपके खा जाएंगे ना। इसीलिए इस क्रम में सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस हुई वो रासायनिक कीटनाशक की जरूरत महसूस हुई। उसके अलावा जो खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक क्या होता है आप जानते हैं? फसल के अगल बगल में जो अनवांटेड या क्या बोले उसको हिंदी में, अवांछित जो पौधे आपके उग जाते हैं ना, इसे ही आपका खरपतवार कहा जाता है। इसके अलावा जीवाणु नाशक हो गया। तो इन चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस हुई। सिर्फ औद्योगिकी नीति के तहत आप कृषि कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, उसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो आप कृषि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खरपतवार आएगा ही आएगा, कीटनाशक आएगा ही आएगा, वायरस होगा ही होगा, तो इसका भी तो कुछ निदान सोचना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो इसकी महसूस हुई। दूसरा क्या हुआ? तो दूसरा है आपका रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक मतलब क्या हो गया? रासायनिक उर्वरक मतलब आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके रासायनिक उर्वरक के रूप में इसको हम जानते हैं ना। नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, आपका पोटास है क्या चीजें? ये आपका रासायनिक उर्वरक ही है। नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधा। बिल्कुल, अगर आप कृषि कर रहे हैं, चाहे फिर आप किसी भी तरीके से करें, सिंचाई तो आपको भरपूर मात्रा में चाहिए। एक प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना आप उसको देना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं केला का पेड़ का, तो केला को बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने मैक्सिमम जगहों पर देखा होगा, अगर कोई घर में केला का पेड़ लगा हुआ है तो वो नाली के पास में लगा हुआ होगा ताकि उसको दिन भर पानी मिल सके, या फिर वो किसी कुएं के पास में लगा होगा ताकि उसको बेहतर मात्रा में पानी मिल सके। तो ऐसा है कि जिस पौधे को, जिस फसल को जितना पानी की आवश्यकता है उस मात्रा में उसको पानी प्रोवाइड कराना, है ना। इसके बाद है उन्नत बीज। उन्नत बीज के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। HYV बीज का क्या नाम है? HYV। इसका फुल फॉर्म क्या बताया गया था आपको? इसका जो फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताया गया था। मैक्सिको से इस बीज को लाया गया था और इस बीज का प्रयोग किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। उसके बाद फिर इस बीज को हमारे यहाँ लाया गया क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में फसल उत्पन्न हुई, और ये वही बीज है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो समस्या आ गई थी उसका निवारण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, तो उन्नत बीज का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया ताकि आपका सिंचाई बढ़ावा हो सके। इसके अलावा साख भंडारण, विपणन, लोन की व्यवस्था। अब आप फसल बहुत अधिक मात्रा में
कर लेंगे, पर व्यापार भी तो उसका करना है ना। अब व्यापार करना है अगर, और व्यापार करने के लिए आप कृषि कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत अधिक मात्रा में फसल उत्पन्न करना होगा, बहुत अधिक मात्रा में आपको बीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में आपको उर्वरक का जरूरत पड़ेगा, बहुत अधिक मात्रा में आपको खाद का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ये सारी चीजों के लिए आपको पैसा का जरूरत तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए लोन का व्यवस्था भी इसके अंतर्गत किया गया था कि जिस भी किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो लोन भी ले सकता है और कर्ज की सुविधा भी उसको दी जा रही थी। ठीक है, तो हरित क्रांति के जो घटक हैं, मतलब हरित क्रांति को बहुत सही दिशा में अगर लेकर के जाना है तो कैसे हो सकता था, तो उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या? चलिए, तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। तो अब जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत आपने बहुत सारी क्रांतियों के बारे में पढ़ा होगा। नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोधूली क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति। तो ये सब क्या क्या क्रांति है, तो इसको एक टेबल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, जिससे कि एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी क्रांति का कनेक्शन कहाँ कहाँ से है आपका। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करेंगे हरित क्रांति का। देखो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति का संबंध किससे किससे है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है। अगर समय है तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो फिर आप मेरे साथ में लिखते जाइए, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो पहला चीज कि हरित क्रांति किस लिए लाया गया था या किससे संबंध है, तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपके खाद्य उत्पादन से है ना, खाद्य सामग्री या कृषि उत्पादन बोल सकते हैं, इससे संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका, इसके लिए तथ्य है कि गेहूं और धान की पैदावार में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति किस लिए लाया गया था, तो खाद्य भंडारण में वृद्धि करने के लिए, उसमें भी किसमें, तो गेहूं और जितने भी धान है उसके पैदावार में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति लाया गया था। पहली बात क्लियर हमारी। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को आपका सफेद क्रांति कहा जाता है। सीधे प्रश्न में बनेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे दुग्ध उत्पादन से। बिल्कुल सही है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपके दूध उत्पादन से है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो दूध उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी बच्चे, तो ये हुआ था आपका 1964-65 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो 1964-65 में हुआ था। कब हुआ था, 1964-65 में हुआ था। पहला चीज क्लियर हो गया क्या, श्वेत उत्पादन या फिर श्वेत क्रांति, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1964-65 में हुई थी। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इसका जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अब देखो, ये जो आपका श्वेत क्रांति है ना, इसी को एक और नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। तो यहां से सीधे प्रश्न आपका बन जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपके श्वेत क्रांति से है। ठीक, तीसरा है हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध आपके खाद्य तेल तिलहन फसलों से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन फसलों से है। इसके अलावा खाद्य तेल से संबंधित है, खाने के लिए जो तेल यूज करते हो ना उससे संबंधित है, या तो खाद्य तेल और तिलहन फसल, ये याद रहेगा आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति के बारे में तथ्य जो आपको याद रखना है कि इसके जनक कौन है। देखो, ये एग्जाम में पूछा था, पीली क्रांति के जनक एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। पीली क्रांति के जो जनक है वो सैम पित्रोदा है। कौन है, सैम पित्रोदा। क्या नाम है इनका, सैम पित्रोदा। इन्होंने भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, मतलब पीली क्रांति जैसे ही अस्तित्व में आई इसके बाद जो हमारा भारत है वो किसके उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। मतलब इससे पहले हमको आयात करना पड़ता था, लेकिन इस क्रांति का रिजल्ट ये रहा कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन गए। तो क्लियर है चीजें क्या, पीली क्रांति इसका संबंध किससे है, तिलहन फसल से है। आप जो खाद्य तेल यूज करते हैं उससे संबंध है। इसके जनक कौन है, तो याद रखेंगे सैम पित्रोदा। चीजें क्लियर हमारी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बच्चे नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपके मत्स्य पालन से है, मछली पालन से संबंधित है। अब इसके बारे में तथ्य याद रखना है आपको कि जो नीली क्रांति है इसके जनक किसको माना जाता है, अरुण कृष्णन को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह क्रांति लाया गया था। इसके जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो जनक है वो अरुण कृष्णन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरुण कृष्णन को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। जब नीली क्रांति अस्तित्व में आई बच्चे, उसका रिजल्ट ये रहा कि भारत जो है मछली उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या, तो मछली उत्पादन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे अरुण कृष्णन। किसे कहा जाता है, अरुण कृष्णन। किसे कहा जाता है, अरुण
कृष्णन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे बच्चे, जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध आपके प्याज और झींगा मच्छी से है। किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति का संबंध? गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो आपके प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। और जब गुलाबी क्रांति अस्तित्व में आया तब यह विश्व का सबसे बड़ा झींगा मच्छी उत्पादक देश बन गया है। मतलब गुलाबी क्रांति का रिजल्ट ये रहा कि जो हमारा भारत देश है ये विश्व में पहले नंबर पर है। किस चीज में? झींगा उत्पादन में। तो आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक है वो दुर्गेश पटेल है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है। नेक्स्ट है आपका काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध पेट्रोल, खनिज, एथेनॉल उत्पादन व कोयला उत्पादन से है। देखो काली क्रांति जब दिमाग में आता है तो सीधा सीधा हम कोयला बोल देते हैं, तो आपको याद रखना है सिर्फ कोयला नहीं, पेट्रोल, ठीक है, डीजल हो गया आपका, एथेनॉल हो गया, इन सबसे संबंध रखता है आपका काली क्रांति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला करके क्या किया जाता था? बायोडीजल बनाया जाता था। बायोडीजल बनाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। इसीलिए काली क्रांति का जो संबंध है वो कोयला से तो है ही है, साथ में पेट्रोल से, डीजल से, एथेनॉल से भी संबंधित है। क्यों समझ आ गया? क्योंकि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला करके बायोडीजल बनाया जाता था। नेक्स्ट है आपका धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का जो संबंध है वो आपके उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाया गया था। यह क्रांति क्यों लाया गया था? क्योंकि खेत के लिए कृषि का विकास हो रहा है, पर कृषि के लिए उर्वरक भी तो चाहिए, तो उर्वरक में कैसे वृद्धि हो, यही बताने के लिए धूसर क्रांति लाया गया था। तो देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत इसी क्रांति की वजह से हो रही है। 25.5 मिलियन टन उर्वरक की जो खपत है वो आपके धूसर क्रांति की वजह से ही हो रही है, क्योंकि ये क्रांति लाया ही इसीलिए गया था कि बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक की पैदावार को बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कैसे आप उर्वरक बना सकते हैं इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति किसे कहा जाता है? तो रजत क्रांति का मतलब होता है बच्चे चांदी। रजत को हम क्या बोलते हैं? दूसरे भाषा में चांदी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अंडा व मुर्गियों की उत्पादकता के लिए लाया गया था। याद रखेंगे रजत क्रांति किसके लिए लाया गया था? तो जो रजत क्रांति है वो अंडा और मुर्गी की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए लाया गया था। किस लिए लाया गया था? अंडा और मुर्गी, इसके उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आपका रजत क्रांति को लाया गया था। इसके जो जनक है वो कौन है? तो इंदिरा गांधी थी भाई। अंडा और मुर्गी, ठीक है, रजत क्रांति, इसकी जनक कौन है? तो इसके जो जनक है वो इंदिरा गांधी महोदया है। और भारत का आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अंडा और मुर्गी की अगर बात कर दें तो भारत का कौन सा स्टेट है? तो भारत का जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में अंडा और मुर्गी का उत्पादन होता है। तो आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। जनक कौन है? तो यह आपकी इंदिरा गांधी। नाम क्या दिया गया? रजत क्रांति। नेक्स्ट है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है बच्चे वो बागवानी उत्पादन से है। बागवानी में भी विशेष करके आपके सेब के फसल के लिए इसमें ज्यादा जोर दिया गया था, और सेब के साथ साथ शहद के उत्पादन में भी वृद्धि के बारे में इसमें सोचा गया था। तो सुनहरी क्रांति का संबंध आपके सेब से तो है ही है, साथ में शहद से भी है। और सेब और शहद ही नहीं, जितने भी बागवानी फसल है उस सब के लिए ये लाया गया था, लेकिन स्पेशली आपके सेब और शहद के लिए लाया गया था। तो जो सुनहरी क्रांति है यह फल और सब्जी के लिए लाया गया था, जैसा कि हमने देखा। और इसके बाद इस क्रांति का स्थान ये रहा कि फल और सब्जी के उत्पादन में जो हमारा भारत है वो दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, तो ये क्रांति किस प्रकार से यूजफुल हो रही है हमारे लिए, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुषी क्रांति। अब इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत क्या रखा गया? तो इस क्रांति के अंतर्गत जितनी भी क्रांतियां थी उन सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसी वजह से सबको मिलाने की वजह से ही इसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया था। तो इसका तथ्य यह है कि जून 2000 में नई कृषि नीति लागू किया गया। सबसे पहली बात देखो, इंद्रधनुष क्रांति आया क्यों था? तो सन 2000 में, कब की बात हो रही है? सन 2000 में जुलाई ना, नाम भी याद रखना, जुलाई सन 2000 में नई कृषि नीति लाई गई थी और इसे ही आपका इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया था। तो सीधा प्रश्न यहां से बन जाएगा, इंद्रधनुष क्रांति कब आया है? तो जुलाई 2000 में आया है। चीजें क्लियर हमारी? आगे बात करते हैं। अब देखो, सदाबहार क्रांति किसे कहते हैं? तो देश की मिट्टी को उन्नत बनाना। सदाबहार जो क्रांति लाया गया था सबसे पहले तो एक कृषि के लिए लाया गया था, आप याद रखो। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो हमारे देश की मिट्टी है इसको उपजाऊ बनाना है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। दूसरा, किसान लोगों को कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना है। अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो उनको लोन देने का काम भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। देश को खाद्यान्न में निर्भर बनाने के लिए ही सदाबहार क्रांति आपकी लाई गई थी, ये आप याद रख सकते हैं। तो सदाबहार क्रांति क्यों लाया गया था? किसानों
के लिए, कृषि के लिए लाया गया था, हर संभव उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट है आपका गोल क्रांति। गोल क्रांति एग्जाम में पूछा गया है बच्चे, याद रखेंगे। गोल क्रांति का संबंध सीधे सीधे आलू उत्पादन में वृद्धि से है। आलू में वृद्धि करने के लिए आपका गोल उत्पादन या फिर गोल क्रांति लाया गया था। आलू उत्पादन में हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पर है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में आलू उत्पादित किया जाता है। ठीक, तो चीजें याद रहेंगी आपको। गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और भारत का जो स्थान है अगर हम विश्व की श्रेणी में देखें दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका चाइना है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाल क्रांति। यह जो है मांस और टमाटर के लिए लाया गया था। ठीक है, लाल क्रांति क्यों लाया गया? लाल क्रांति जो है एक तो ये टमाटर की में वृद्धि करने के लिए लाया गया था, दूसरा मांस में भी वृद्धि करने के लिए लाया गया था। लाया कौन इसको? तो इसके जनक थे विशाल तिवारी। तिवारी जी ऐसा ऐसा कांड करेंगे। ठीक है, तो लाल क्रांति क्यों लाया गया था याद रहेगा? तो टमाटर की पैदावार में वृद्धि करने के लिए, साथ में मांस में भी वृद्धि करने के लिए ये लाया गया था। कौन है? विशाल तिवारी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन क्रांति। अब ये पॉइंट याद रखना, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? वो जो है आपके नरेंद्र मोदी जी से है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोटीन क्रांति यह उच्च उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लाया गया था, और इसे ही आपका दूसरी हरित क्रांति कहा जाता है। तो इसलिए भी आपको याद रखना है, दूसरी हरित क्रांति का उपाधि या फिर दूसरी हरित क्रांति का नाम किसे दिया गया है? तो वो प्रोटीन क्रांति को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रोटीन क्रांति को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यह जो क्रांति है वह नरेंद्र मोदी जी ने लाया था और आपके अरुण जेटली ने लाया था। जिस टाइम पर ये क्रांति आई ना, उस टाइम पर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ये प्रोटीन क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजत फाइबर। रजत फाइबर क्रांति किस लिए लाया गया था? तो याद रखेंगे, जो रजत फाइबर क्रांति है ये आपके कपास के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? कपास के लिए लाया गया था, याद रखना पड़ेगा आपको, कपास के लिए। नेक्स्ट है काली क्रांति, बता चुकी, पेट्रोल, कोयला, ठीक है, और आपका एथेनॉल, इन सब के लिए इसको लाया गया था। तो ये जो 16 क्रांति है वो आपको याद रखना है। हालांकि एक एक क्रांति के बारे में हम डिटेल करेंगे, एक एक क्रांति इन सेंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्वेत क्रांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस टेबल के माध्यम से कम एक आइडिया आपको हो गया होगा कि हमको कैसे पढ़ना है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके इंपॉर्टेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? तो देखो, क्लियरली विजिबल है क्या आपको चीजें? क्लियरली विजिबल है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1965। 1965 में क्या हुआ था? तो ध्यान रखिए, कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1965 में कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में किया गया था। कब किया गया था? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि लागत व मूल्य आयोग। तो कृषि लागत व मूल्य आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में किया गया था। यह आयोग क्या काम करता है? तो देखो, यह आयोग विभिन्न कृषि वस्तु के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको आप कहते हैं एमएसपी। ठीक है, इसकी सिफारिश करता है। तो सबसे पहली बात 1965 में क्या हुआ था? तो सबसे पहली बात 1965 में कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। मूल्य आयोग क्या काम करता है? तो यह जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश करता है। इसके अलावा आयोग के तहत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का भी स्थापना किया गया। ये जो मूल्य आयोग आया था ना, इसी के द्वारा ही बहुत सारे आपके कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी। तीसरा है 1960 में क्या हुआ? तो 1960 में आयोग के तहत प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आयोग के तहत मतलब ये जो मूल्य आयोग है ना, इसी के तहत पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो जीवी पंत में किया गया था। कहाँ किया गया था? जीवी पंत नगर में किया गया था। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है बच्चे, याद रहेगा। तो मूल्य आयोग के तहत ही सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड में किया गया था। नाम है जीवी पंतनगर में। ठीक है, फिर है आपका भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली कहाँ को माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो भारत में जो हरित क्रांति इसका जन्म स्थली पंतनगर को ही माना जाता है। पंतनगर मतलब आपके उत्तराखंड की बात हो रही है। तो चीजें हमारी क्या क्लियर हो चुकी हैं? हो चुके हैं। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। 1965 में आयोग की स्थापना हुई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करता है। 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वेत क्रांति के ऊपर। मैंने बताया ना, जो जो क्रांति आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम चांस नहीं ले सकते हैं, है ना। तो देखिए श्वेत क्रांति की हम बात करते हैं। श्वेत क्रांति, सबसे पहली बात कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1970 में। कब हुआ? 1970 में। कब हुआ? 1970 में। याद हो गया। दूसरा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। अन्य नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति को ही आपका ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, बता चुकी मैं आप लोगों को। तो श्वेत क्रांति का एक और नाम कौन सा है? तो श्वेत क्रांति को ही आपका ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। कब शुरू हुआ है? 1970 में हुआ है। किसने शुरू किया? वर्गीस कुरियन ने शुरू किया। अब देखो, कुरियन ने ही अमूल कंपनी की स्थापना की थी गुजरात में। अब देखिए, जितने भी डेयरी वाले प्रोडक्ट है ना, जो कि आपके अमूल से बनते हैं, अमूल दूध हो गया, अमूल मिल्क हो गया, तो यह जो अमूल कंपनी ही है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह आपके वर्गीस कुरियन ने किया था। किसने किया था? वर्गीस कुरियन ने किया था। कहाँ किया है बच्चे? तो गुजरात में किया है। देखिए, कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर ऑपरेशन फ्लड आधारित था। यह जो ऑपरेशन फ्लड है, ये कौन चला रहे हैं? वर्गीस कुरियन चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? तो ये अपने ही एक्सपेरिमेंटल के आधार पर चला रहे हैं। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसके आधार पर ही इन्होंने एक ऑपरेशन डिसाइड किया होगा कि हमको क्या करना है, ऑपरेशन फ्लड चलाना है। ऑपरेशन मतलब चिट फार वाला ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, फिर से एक अनुसंधान करना है। उसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड, जो कि किसके ऊपर था? तो यह दूध के ऊपर था, कि कैसे हम दूध बना सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? और ये किसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर चीजें हो रही हैं? तो वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह आधारित था। इसलिए ही आपके जो कुरियन है, उनको एनडीडीबी का चेयरमैन बनाया गया था। एनडीडीबी क्या है? तो एनडीडीबी का मतलब होता है बच्चे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो चेयरमैन है वो वर्गीस कुरियन को बनाया गया था। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को। क्यों जाना जाता है? समझ आ गया ना? क्योंकि ऑपरेशन फ्लड में जो चीजें हो रही थी वो सब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था। इसी वजह से ऑपरेशन फ्लड का इनको आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। प्लस आपका जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका चेयरमैन के रूप में भी इसको जाना जाता है। इनको जाना जाता है, सॉरी, है ना। थोड़ा सा हम सम्मान देंगे, क्योंकि सम्मान देने लायक काम इन्होंने किया है, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको, ये तो थोड़ी ना पढ़ रहे होते, है ना। तो ये चीजें भी आपको समझनी है। चलिए आगे बात करते हैं। श्वेत क्रांति समझ आया अपने को? श्वेत क्रांति से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? क्लियर है क्या चीजें अपनी? देखो, कहीं पर भी दिक्कत है बिल्कुल मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे मैंने आपको एनडीडीबी के नाम से बताया था, इसी को हिंदी में आप क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में स्थापित हुआ था बच्चे। 16 जुलाई 1965 को एनडीडीबी, 16 जुलाई 1965 को, 1965 16 जुलाई 1965। अब देखिए, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये गुजरात था, क्योंकि गुजरात से ही चल रहा है ना। तो गुजरात में भी कहाँ? आनंद नामक एक शहर है, जहां पर इसकी स्थापना की गई थी। चीजें क्लियर हो गई क्या हमारी? एनडीडीबी की शुरुआत कब से हुआ है? 1965 में हुआ है। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 16 जुलाई को। मुख्यालय कहाँ है? गुजरात है। गुजरात में भी कहाँ? तो आनंद शहर, यह इसका मुख्यालय था। इस बोर्ड की स्थापना उत्पादकों के स्वामित्व और उनके द्वारा नियंत्रित संगठन को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया था। यह जो बोर्ड है ना, ये करता क्या काम था? तो यह जो बोर्ड है वो लोगों को कर्जा देने के लिए बनाया गया था। कोई भी है, अगर वो डेयरी से संबंधित, दूध से संबंधित कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको कर्ज देने का, लोन देने का जो काम है, आर्थिक सहायता देने का जो काम है, वो एनडीडीबी करती थी। नेक्स्ट है, बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधि का जो उद्देश्य है वो क्या था? तो इसका जो कार्यक्रम है और गतिविधि है, इसका उद्देश्य था कृषक सहकारी संस्था को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना जो संस्थाओं के विकास के अनुकूल है। कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि यह बोर्ड का जो गतिविधि है वो है क्या चीज एक्चुअली में? तो इसके माध्यम से यह सहकारी संस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे। अब सहकारी संस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप डेयरी का काम कर रहे हैं, मतलब अकेले तो कर नहीं सकते हैं ना, आपके पास 10-15 लोगों का कोई समूह होगा, और 10-15 लोगों का जो ग्रुप होता है जिसमें, उसे तो सहकारी संस्था कहा जाता है। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक सहकारी कर्मचारी के रूप में ही मिलकर के काम करेंगे। तो हुआ ना कहीं सहकारी संस्था को आप क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं।
बढ़ावा दे रहे हैं। तो एनडीडीबी का भी काम यही था, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, कुरियन के साथ उनके मित्र, ये पॉइंट याद रखना है आपको, स्टार मार्क के साथ नोट डाउन करेंगे। कुरियन के साथ उनके मित्र एच.एम. डालिया, नाम क्या है इनका, एच.एम. डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीकी के आविष्कार में योगदान दिया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, श्वेत क्रांति नाम आया मतलब दूध नाम आएगा, ठीक है, दूध के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था। अब इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जैसे ही श्वेत क्रांति दिमाग में आपका कुरियन भी भेजे में घुसना चाहिए, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन भी तत्काल आपके दिमाग में आ जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि वर्गीस कुरियन के साथ एक और बंदा कौन था जिसने इनके कांड को अंजाम दिया था, ठीक है। तो उस बंदे का क्या नाम है आपका, एच.एम. डालिया। क्या नाम है बच्चे, एच.एम. डालिया। एच.एम. डालिया ने क्या किया था, तो इन्होंने भैंस के दूध से, यह भी पूछ लेगा एग्जाम में, किसके दूध से, भैंस के दूध से, भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाना और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीकी का विकास किया। किसके दूध से, भैंस के दूध से। नाम क्या है, एच.एम. डालिया, ठीक है। अब देखो, श्वेत क्रांति के शुरुआत के कारण मैं आपको बताती हूं, मतलब एक दिमाग में आना चाहिए ना कि आखिर श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई क्यों थी, या श्वेत क्रांति को शुरुआत करने की जरूरत पड़ी क्यों थी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता के बाद जैसे कि हमारे पास खाद्यान्न सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गई थी, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखमरी की समस्या पैदा हो रही थी, स्थिति ऐसी बन गई थी कि हमको खाद्यान्न सामग्री को भी बाहर से क्या करवाना पड़ा था, आयात करवाना पड़ता था। तो उसी में एक चीज ये दूध भी था, आपको दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हमको बाहर से आयात करवाना पड़ता था। अब दूध से बहुत सारी चीजें बनती है और आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में दूध से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको डेली यूज करना पड़ता है। दूध ही ले लो, प्रोडक्ट को छोड़ दो, दूध ही ले लो, तब भी आप बना सकते हैं। पनीर हो गया, छाछ हो गया, केक हो गया, मिठाई हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, है ना। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो बिना दूध के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर भी हुआ, बच्चे को तो दूध चाहिए ही चाहिए। तो दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, या बोलूं दूध, ये हमको बाहर से आयात करवाने की क्या हो गई थी, नौबत आ गई थी। तो इसी वजह से हमारी सरकार ने सोचा कि दूध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा था ना, हमारा जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा रहा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा रहा था। जहां से हम आयात करवा रहे थे वो लोग दूध बहुत अधिक मात्रा में बेच रहे थे, जिससे कि हम कम पैसे में अपने देश में इसको बना सकते थे, जो कि हम बाहर से मंगवा रहे थे। इसीलिए सरकार ने सोचा कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ताकि हम दूध की पैदावार अपने घर पे ही कर सके, अपने देश में ही कर सके और लोगों को उसको प्रोवाइड कर सके उसके आइटम। इसी वजह से श्वेत क्रांति को अस्तित्व में लाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर वही चीजें लिखाई गई हैं जो मैंने आपको बताया है। 31 अक्टूबर 1946, याद रखेंगे क्या है, 31 अक्टूबर 1946। 31 अक्टूबर 1946 को हुआ क्या था, तो 31 अक्टूबर 1946 को, एक सेकेंड, 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी कहां पड़ता है, आपके अमृतसर पंजाब में, शास्त्री जी ने, शास्त्री मतलब कौन से शास्त्री की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री महोदय की बात हो रही है, ठीक है। तो कंजरी कहां पड़ता है, आपका पंजाब में पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री उद्घाटन किया था। कब किया था, तो 31 अक्टूबर 1946 को। 47 में हमारा देश आजाद हुआ है, तो 31 अक्टूबर 1946 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, पंजाब के अमृत शहर में एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और यह फैक्ट्री किससे संबंधित है, यह जो फैक्ट्री है वो आपके दूध उत्पादन से संबंधित है और नाम दिया गया कैटल फीड, ठीक है। कैटल फीड फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी, उद्घाटन इन्होंने किया था। कब किया था, तो 1946 में किया था। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 31 अक्टूबर को। सीधे प्रश्न में बन जाएगा कि कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया था, तो कैटल फीड फैक्ट्री का जो उद्घाटन है वो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। जुलाई 1970 में क्या हुआ, तो जुलाई 1970 में यूएनडीपी और एफएओ का क्या फुल फॉर्म होता है, तो फूड एंड टेक्निकल असिस्टेंस में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक है आपका एफएओ, फूड एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इसमें क्या किया गया, आपका जो ऑपरेशन फ्लड है इसको लॉन्च किया गया। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, यूएनडीपी और एफओ, ये याद रख लो बस, यूएनडीपी एफएओ, इसी के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड को
लॉन्च किया गया। अब देखो श्वेत क्रांति के हम चरण की बात कर लें तो जो श्वेत क्रांति, जैसे कि हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो हरित क्रांति है वो 2 चरणों में लाया गया था। हरित क्रांति कितने चरणों में आया था हमारे सामने? 2 चरणों में आया था। वैसे जो श्वेत क्रांति है अभी भी उसके चरण चल रहे हैं भाई। तो श्वेत क्रांति का वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? तो श्वेत क्रांति का वर्तमान में 4था चरण चल रहा है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं श्वेत क्रांति के चरण के बारे में कि पहला चरण कब था, दूसरा चरण कब था। वर्तमान का तो मैंने आपको बता दिया, वर्तमान में श्वेत क्रांति का 4था चरण चल रहा है। क्यों आया था ये भी हमने समझ लिया। अब देखिए श्वेत क्रांति का पहला चरण 1970-80 में आया था। श्वेत क्रांति का पहला चरण कौन सा था? तो श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है वो 1970-80 में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि श्वेत क्रांति कब आई थी? 1970 में आई थी। तो पहला चरण 70 से 80। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला जब श्वेत क्रांति आया तो इसका उद्देश्य था कि 10 राज्यों में मिल्क सेट्स लगाना, मिल्क सेट्स लगाना। याद रहेगा क्या? श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है सबसे पहले तो ये कब आया? तो 1970-80 में आया। क्यों आया था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत के कम से कम 10 राज्यों में क्या करना है? मिल्क सेट्स लगाना है। ये सभी जो मिल्क सेट्स है ना, ये 4 बड़े शहर से जुड़े हुए थे। 4 बड़े शहर के मार्केट से जुड़े हुए थे। मतलब कौन बड़े शहर हैं? तो कलकत्ता, मुंबई, आपका चेन्नई और दिल्ली। ठीक है, ये 4 जो हमारे महानगर हैं उनके मार्केट से ये जो 10 राज्य के सेट्स हैं वो जुड़े हुए थे। ठीक है, किस प्रकार से बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा है वो देखो, जिसमें 15,000 किसान शामिल थे। यह जो चालू किया गया, पहला लॉन्च किया गया, इसमें टोटल 15,000 किसान को शामिल किया गया था और 4 महानगरों से जुड़ा हुआ था। इंटेंशन यही था कि 10 राज्यों में क्या करना है? मिल्क सेट्स आपको लगाना है। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको EEC कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की मदद से इसके डिटेल्स निर्धारित किए गए थे। तो यह भी आपके प्रश्न में बन जाएगा कि श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है उसमें डिटेल्स निर्धारित करने के लिए किसकी मदद ली गई थी? EEC की मदद ली गई थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की मदद ली गई थी। कब? तो पहले चरण में। दूसरा चरण की बात कर ले तो जो श्वेत क्रांति का दूसरा चरण था, पहला वाला तो 1970 से 80 के बीच में आया था। दूसरा वाला कब आया था? तो जो दूसरा चरण है बच्चे वो आपके 1981 से 85 के बीच में आया था। पहला 70 से 80 याद रखेंगे, दूसरा आया था आपके 81 से 85 के बीच में। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि पहले चरण को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना। ठीक है, जैसे कि अभी महानगर से जुड़ करके इनके मिल्क सेट्स बन रहे थे। अब आगे क्या करना है? इस प्रोग्राम को और आगे ले जाना है और जो छोटे छोटे भी राज्य हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर भी क्या करना है आपको? यहाँ पर भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है। मतलब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट को डेयरी में प्रोवाइड करवाना है। तो यह प्रोग्राम आगे चलाने का काम किया गया। कहाँ? दूसरा जो चरण आया था 1989 तक, देखो 85 तक ये चला है दूसरा चरण। 1989 तक घरेलू दूध उत्पादन 22,000 टन हो गया था। देखो, जहां स्वतंत्रता के टाइम पर हमको दूध आयात करवाने की जरूरत पड़ रही थी, वहां अब क्या रहा रिजल्ट? द्वितीय चरण के बाद 1989 तक ऐसी स्थिति बन गई कि हम अपने भारत में ही 22,000 टन दूध उत्पादन कर रहे हैं। समझ आ रहा है बात? तो यही चीज आपको याद रखना है कि कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले आप शुरू कीजिए। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक मन में डर लगा रहता है, मैं क्या करूं, मैं करूं कि ना करूं। लेकिन एक बार शुरू करने की देरी रहती है, उसके बाद फिर चीजें ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है। सक्सेस होगी ही होगी अगर आप ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो तो। वही चीज यहाँ पर है कि शुरुआत में दूध देखो हमको आयात करना पड़ा था, लेकिन पहला चरण आया, फिर दूसरा चरण आया, फिर स्थिति ऐसी बनी कि जहां हम दूसरे देश से आयात कर रहे थे, अब हमारे यहाँ ही 22,000 टन मिल्क जो है क्या हो रहा है? प्रोवाइड हो रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वर्ल्ड और भारत के NDDB द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा था। स्पॉन्सर किया जा रहा था मतलब क्या है? आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा था। जो आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया जा रहा था ना, इसको आपका NDDB है और साथ में आपका जो क्या है? EC। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये दोनों मिल करके इनका आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे, स्पॉन्सर कर रहे थे इनको। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड में सहायता कौन प्रोवाइड कर रहा था? तो ऑपरेशन फ्लड को चलाने के लिए यहाँ पर सहायता किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी? तो NDDB और क्या है? EEC, याद रखना है आपको। अब तीसरे चरण की हम बात कर लेते हैं। तो जो तीसरा चरण है इसमें क्या हुआ था?
तो 30,000 नए कोऑपरेटिव जोड़े गए। कोऑपरेटिव जोड़े गए मतलब सहकारी संस्था जोड़ी गई जहां पर और लोगों की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमको अपने काम को और बेहतर बनाना है। तो तीसरे चरण में 30,000 कोऑपरेटिव और जोड़े गए। वेटनरी मतलब हेल्थ केयर सर्विस, कृत्रिम गर्भधान की सुविधा भी दी गई। अब यहां पर क्या किया गया, दूध उत्पादन करना है तो कृत्रिम तरीके से कैसे गर्भधान करवाया जा सकता है, इन सब के बारे में सोचा गया। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के बारे में सोचे गए, हेल्थ केयर सर्विस की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ये सहकारी संस्था बढ़ा रहे थे, इनके लिए काम करने के लिए महिलाओं की जरूरत थी, तो महिलाओं की संख्या में भी क्या हो रहा था, लगातार यहां पर वृद्धि देखने के लिए मिल रहा था। तो तीसरे चरण में क्या हुआ अपने को समझ आया, और भी संस्था जोड़े जा रहे हैं, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कैसे कृत्रिम तरीके से गर्भदान आप करवा सकते हो, उसके बारे में यहां पर सोचा जा रहा है। 1995 में क्या हुआ, 1995 में वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। अब क्या था, देखो ये जो डेयरी वाले काम तो चला रहे हैं ना, पर इसको करेगा कौन, तो इसको करने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाया गया। तो यह आप याद रखेंगे, वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप मतलब महिलाओं का एक सहकारी संस्था बनाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। क्या ये समझ आया, महिलाओं का ही एक संस्था है, डेयरी पर काम करने के लिए या डेयरी से दूध से बनने वाले प्रोडक्ट तैयार करने के लिए महिलाओं का एक सहकारी संस्था बनाया गया, और यह जो संस्था है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। तो यह याद रखना है, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिला की भागीदारी को बढ़ावा देना। क्लियर है चीजें, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि महिलाओं की भागीदारी में आपको वृद्धि करवाना है, गांव में महिला को ट्रेनिंग देना और अधिक उनकी क्षमता का विकास करना। तो महिलाओं को जब आप शामिल कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए शुरू बार आप काम करने के लिए जाते हैं, तो उसको हमको ट्रेनिंग देना ही पड़ता है। आप जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे वो आपके काम को समझेगी कैसे। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज था, गांव में क्या हो रही थी, महिलाएं इस सहकारी संस्था से जुड़ रही थी लगातार प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्या काम करना है उसके लिए आपको प्रशिक्षित भी करना पड़ रहा था, तो यह प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा था। 1998 में क्या हुआ, तो 1998 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए। याद रखना है 1998 में क्या हुआ, 1998 में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, यह जो ऑपरेशन फ्लड चल रहा था, ठीक है, श्वेत क्रांति जो चल रही थी, इसमें 200 करोड़ इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 200 करोड़। शुरुआत में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन जैसे आप सक्सेस होते रहते हैं ना, लोग पूछते पूछते आते हैं। वही वाली सेम चीज यहां पर भी हुई थी। शुरुआत में इसका कौन साथ दे रहा था, शुरुआत में सिर्फ EEC और NDDB ये दोनों ने ही इसको आर्थिक सहायता प्रदान किया था। ये वर्ल्ड बैंक के पास भी गया था, लेकिन उसने सहायता देने से मदद कर दिया था। रीजन, क्योंकि इनके पास गारंटी नहीं थी कि जितना हम इसको कर्जा देंगे वापस करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही द्वितीय चरण तक ये सक्सेस हो गए, वर्ल्ड बैंक स्वतः आकर के 200 करोड़ इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। तो यह चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अगले 10 साल में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष 24,000 करोड़ की आर्थिक प्रगति हुई। इसके बाद अगले 10 साल में क्या हो रहा था, रेगुलरली ग्रामीण क्षेत्र में 24,000 करोड़ की प्रगति हो रही थी, क्योंकि लेडीज लगातार जुड़ती जा रही थी, ईमानदारी से काम हो रहा था, प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा था, सप्लाई भी बहुत सही तरीके से हो रहा था। इसलिए रिजल्ट ये रहा कि एकदम पॉजिटिव वे में लगभग 24,000 करोड़, ठीक है, इसका प्रगति होने लगा। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो श्वेत क्रांति के लाभ क्या हुए। श्वेत क्रांति जब आया है तो कुछ ना कुछ तो लाभ लेकर के आया होगा ना। तो श्वेत क्रांति के क्या लाभ रहे, तो याद रखना है आपको। सबसे पहले तो श्वेत क्रांति में मेहनत बहुत ज्यादा की है, तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले मात्र 40 वर्ष में 20 मिलियन मैट्रिक टन से 10 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। शुरुआत में क्या था, हमारे यहाँ जो पैदावार हो रहा था दूध का, वो 40 मिलियन मैट्रिक टन हो रहा था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 40 से सीधा 100 मिलियन हो गया। मतलब समझ रहे हो कितना लाभ हुआ, 40 मिलियन से 100 मिलियन ट्रैक हो गया। देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहन किया, क्योंकि गांव को जाकर प्रशिक्षण दे रहे थे ना कि आपको क्या करना है, ज्यादा मात्रा में गाय रखना है, वो जो दूध देगी वो आप हमको दीजिए, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे, फिर हम डेयरी प्रोवाइड करेंगे जहां पर दूध से बनने वाले प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब अलग अलग तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा था। लोगों को इस बात के लिए क्या किया जा रहा था, मनाया जा रहा था कि आप अधिक से अधिक मात्रा में मवेशी पालिए, जानवर पालिए। तो इसीलिए लगभग 500 मवेशी हमारे देश में पाले गए थे, और 500 मवेशी के साथ भारत पहले रैंक पर था। तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
तीसरे नंबर पर है इसका फायदा 22 राज्यों में 180 जिलों के 1,25,000 गांवों को मिला। आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में क्लियर रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति की हानि क्या हुई। अब देखो, जब भी आप कोई बिजनेस करोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सिर्फ लाभ ही लाभ आपको मिले, कुछ हानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये चीज यहां पर भी अपने को देखने के लिए मिला था। क्या देखने के लिए मिला था? तो श्वेत क्रांति से क्या क्या हानि हुआ। तो सबसे पहली बात, क्योंकि हम विदेशी मवेशी को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके से कैसे वो गर्भधान कर सकते हैं, इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि विदेशी नस्ल के जानवर का भारतीय वातावरण में न ढल पाना। अब विदेशी नस्ल का जो जानवर है वो यहाँ के जलवायु में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, यहाँ के वातावरण में नहीं ढल पा रहा था। इसके साथ साथ इनके दूध में पोषक तत्व का ना होना। कृत्रिम तरीके से गर्भधान करवा रहे हो, कहां से दूध में पोषक तत्व होगा, और उसकी वजह से हमारा शरीर फायदा करने के बजाय लगातार नुकसान हो रहा था। तो यह भी निगेटिव साइड्स हैं जो श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको देखने के लिए मिले थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगी, उसके बाद फिर ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, तो आज लगभग 22 राज्य में 12 मिलियन किसानों के पास 250 डेयरी प्लांट्स है, जिससे 20 मिलीलीटर उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा है। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में अगर 22 राज्यों को देखा जाए तो 250 डेयरी है, जिसमें 20 मिलियन, ठीक है, या फिर 20 मिलीलीटर आप बोल सकते हो उत्पादन हो रहा है। 1995 की मैं बात कर लूं तो 500 टन बटर आयात किया जाता था। देखो 1995 में क्या होता था, दूध जैसे कि मैंने बताया ना, हमको आयात करना पड़ता था। तो 1995 में वार्षिक एक साल में 500 टन बटर हमको मंगाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, हमारे देश में ही 12,000 टन बनाया जाता है। समझ आ रहा है क्या? वर्ष में जहां हम 500 टन बटर मंगाते थे, अब हम खुद 12,000 टन बटर बना रहे हैं। 1995 में 3,000 टन बेबी फूड का आयात किया जाता था। दूध से बनने वाला जो बेबी फूड है, जैसे कि आपको सेरेलैक्स वगैरह हो गया, यह आयात करवाया जाता था। कितना? 3,000 टन। अब क्या हुआ, 38,000 टन हम खुद बना रहे हैं। अंतर दिख रहा है। 1975 में दूध से बने सभी प्रोडक्ट का आयात बंद हो गया। अब ये चीज याद रखना आप, 1970 में क्या हुआ था कि दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसका आयात करना ही हम बंद कर दिए थे। आयात करना ही हम क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि हमारे पास खुद हम घर में सब चीज बना रहे हैं, इसलिए ये 1975 में बंद हो गया था। और जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया कि वर्तमान में श्वेत क्रांति का चौथा चरण चल रहा है, तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर है क्या? अब देखो, इसके अंतर्गत हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे कृषि में उन्नति कैसे हुआ, तो यांत्रिकरण के माध्यम से हुआ। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास यहां पर से एंड करते हैं, ठीक है। देखिए, कृषि यांत्रिकरण क्या है? अगर मैं एक शब्द में पूछूं कि कृषि यांत्रिकरण से आप क्या समझते हो, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कृषि यांत्रिकरण का मतलब ये है कि कृषि में यंत्रों का प्रयोग करना। जहां पर मनुष्य पहले खेत में बैलों का, जानवरों का, मनुष्यों का प्रयोग करते थे, वहीं अब कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाना, यही तो कृषि यांत्रिकरण हुआ। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब देखो, जैसे कि हल चलाने का कार्य ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा है, दवाई उर्वरक डालने का कार्य ड्रिल द्वारा किया जा रहा है, जो कि मनुष्य पहले खुद करते थे, है ना। इसके अलावा फसल काटना है तो ये भी आप मशीन के द्वारा कर रहे हो। मतलब सभी कुछ अब मशीन के माध्यम से हो रहा है, इसे ही आपका कृषि यांत्रिकरण कहा गया। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है, आपके कूट में बन जाता है कि कृषि यांत्रिकरण से क्या लाभ हुआ और कृषि यांत्रिकरण से क्या हानियां हुई। तो याद रखेंगे, कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि, पहले मैं लाभ पर चर्चा करूंगी कि आखिर कृषि यांत्रिकरण से आपको लाभ क्या क्या हुआ था। तो देखो, बहुत सारे लाभ हुए थे यार। जैसे कि यंत्र का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, आपका उपज ज्यादा होगा, ठीक है, आपका समय बचेगा। ज्यादा समय जो लगता था आप करते थे, वो मशीन के माध्यम से आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो बहुत सारे लाभ हमको देखने के लिए मिले थे, जैसे कि कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि हो गई, उत्पादन में वृद्धि हो गया, उत्पादन लागत में कमी हो गया। अब उत्पादन लागत में कमी हो गया, इसका क्या मतलब है? तो एक शोध के अनुसार हमको पता चला कि जब आप ट्रैक्टर के माध्यम से कृषि करवाते हैं तो जो लागत है, ठीक है, प्रति एकड़ भूमि में 100 रुपया आता है, लेकिन वहीं जब आप बैल से हल चलाने का काम करते हैं तो जो लागत है वो 160 रुपया आता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया ना कि आपके उत्पादन लागत में भी कमी आ रही है, मतलब कम पैसे में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। समय की बचत हो जा रही है, बिल्कुल। आप खुद से करेंगे, बैल से हल जोतेंगे तो बहुत समय लगता था, ट्रक से 10 बार ऐसे राउंड करवा दो, खत्म। तो समय का बचत हुआ ना। इसके अलावा व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन। अब देखो, कृषि में क्योंकि ज्यादा मेहनत लग नहीं रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, समय भी कम लग रहा है, इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कृषि कर रहे हैं। पहले हम 1 एकड़ खेती ही बोते थे क्योंकि हमारी क्षमता उतनी की थी, अब हम 2 एकड़ खेती बो रहे हैं। अब जब हम 2 एकड़ खेती बो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास फसल भी ज्यादा
आएगा। अब जब फसल ज़्यादा आएगा तो उतना तो हम खाएंगे नहीं ना, तो हम अपने खाने लायक तो बचा लेंगे, बाकी बचा उसका क्या करोगे, व्यापार करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, कृषि यांत्रिकरण से व्यापारिक कृषि को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। भारी कार्य को सुगम बनाना, बिल्कुल, जहां पर मान लीजिए आपको खेती करना है, मान लो वो जो जमीन है वो पथरीली है, अब पथरीली जमीन को पहले आपको साफ सुथरा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, लेकिन अब यंत्र के सहायता से पथरीली, रेतीली जैसी भी जमीन है, पहाड़ वहाड़ सबको काट पीट कर एकदम समतल बना करके आप कृषि करने योग्य मिनटों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ सुविधा प्रदान हुआ। तो कृषि यांत्रिकरण हर प्रकार से हमारे लिए क्या हो रहा था, सुविधा प्रोवाइड कर रहा था। इसके साथ साथ आपके रोजगार में वृद्धि हो रही थी। रोजगार में क्यों वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कृषि यंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं। कृषि यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं मतलब कृषि यंत्र बनाना भी तो पड़ेगा। तो कृषि यंत्र जिस फैक्ट्री में बन रहा है वहां पर मजदूरों की भी तो आवश्यकता होगी, तो मजदूर जाएंगे, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी में कमी आएगी। तो ये सारे फायदा हमको देखने के लिए मिला। इसके अलावा बहुफसली खेती को भी प्रोत्साहन मिला। बहुफसली खेती को मतलब, तो अब आप क्या कर रहे हैं, साल में 3 प्रकार के नए नए फसल बदल बदल कर लगा रहे हो। क्यों, क्योंकि अब खेती करना हो गया है आसान, क्योंकि यंत्र के माध्यम से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा खेती कर पा रहे हैं, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, पैसा कम से कम लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अब बहुफसल का भी आनंद ले पा रहे हैं। क्यों, कृषि यंत्रीकरण की वजह से। इसके अलावा ऊर्जा, बीज, उर्वरक की बचत की हम बात कर ले तो बिल्कुल उर्वरक खाद की भी बचत हो रही है, बीज की भी बचत हो रही है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जब हाथ से अपना बीज को छींचता था तो हो सकता है कि एक ही जगह पर 10-15 दाना गिर जाए, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पर फायदा हुआ ना कि मशीन जब करेगा तो एकदम आजमा कर वो करेगा। वहां पर अगर आप बीज लगा रहे हैं तो एक एक जगह पर बकायदा बीज लगेगा। तो ये सारी चीजें, उर्वरक खाद भी जितना चाहिए उतना ही डलेगा मशीन के माध्यम से। तो ये सारी चीजें थी कि इसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में हुआ। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज में जब लाभ होता है तो उसके साथ साथ हानि भी उसके साथ में चल करके आती है। तो इस कृषि यांत्रिकरण के बहुत सारी हानियां भी हमको देखने के लिए मिली थी। कैसे हानियां देखने को मिली थी, क्या क्या हानि हुआ था। तो सबसे पहले तो कृषि यांत्रिकरण के माध्यम से बेरोजगारी अपने को देखने को मिला। बेरोजगारी कैसे देखने को मिला, तो जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो उद्योग में काम कर सकते हैं, वो तो उद्योग में जाकर के काम कर लेंगे। लेकिन जहां उद्योग है ही नहीं, जो शहर नहीं जाना चाहते हैं, जो गांव में रहना चाहते हैं, उनके लिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि अब आपका जो काम है वो मशीन कर रहा है। तो जब मशीन कर रहा है तो फिर आपको मजदूर की जरूरत क्यों पड़ेगी। फसल काटने के लिए पहले 10 से 15 मजदूर लगते थे, लेकिन अब तो मशीन आ गया है, तो अब तो उन मजदूरों के पेट पे लात पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इससे हुआ ये कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा कृषि जोतों का छोटा आकार और छोटा और बिखरी हुई जोतों पर ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभकारी नहीं होगा। कृषि जोतों का छोटा आकार मतलब क्या होता है, जोत का मतलब यहाँ पर है क्षेत्र से, जितने एरिया में आप खेती करते हैं, तो वो जो एरिया है ना, वो जो जमीन है, उसे ही जोत कहा जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है पूंजी की कमी। बिल्कुल, अब देखो, ये जो कृषि यंत्रीकरण है मतलब बड़े बड़े यंत्र का प्रयोग करके अपना खेती करवाना, ये कौन करवा सकता है, वो वही किसान करवा सकता है जो बड़ा किसान है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। छोटे छोटे गरीब किसान कैसे करेंगे। एक ट्रैक्टर 1 घंटा चलाने का 700 रुपया ले रहा है, तो गरीब किसान कैसे देगा, कहां से देगा। तो ये पूंजी में भी कमी हो रही है। ये इसका लाभ जो है सिर्फ पूंजी वाले व्यक्तियों को ही मिल रहा था। ज्यादा पैसा लगा रहे थे, ज्यादा फसल कमा रहे थे, लेकिन गरीब किसानों के लिए जी का जंजाल बन गया था, ठीक है। तो ये हानि देखने के लिए मिला। तकनीकी ज्ञान का अभाव, तो किसान है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे रहते तो इंजीनियर बनते, किसान क्यों बनते। तो तकनीकी ज्ञान के इनके पास अभाव भी है। जब तक सीखते हैं समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है, कुछ लोग बहुत रईस बन चुके होते हैं और वो देखते हैं कि वो वहीं के वहीं खड़ी है। कारण क्या है, तकनीकी अभाव, ठीक है, प्रशिक्षण का अभाव, है ना। तो यह भी हुआ। भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भूमिहीन मतलब भूमिहीन, इसका मतलब यह है कि कृषि यांत्रिकरण की वजह से जो बड़े बड़े किसान है, पैसे वाले किसान है, वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे किसानों की भी जमीन को खरीद ले रहे हैं कि भाई तू रहने दे, हमको भी बेच दे, हम इसमें और एक्स्ट्रा खेती करेंगे, ठीक है। तो जो किसान के पास थोड़ा बहुत जमीन था, लालच में आकर वो उसको भी बेच देता है, तो अब हो गया ना वो भूमिहीन किसान। तो यह भी इसका एक नुकसान देखने के लिए मिला। ईंधन की समस्या, अब कृषि यांत्रिकरण में ट्रैक्टर चलवा रहे हो, हार्वेस्टर चलवा रहे हो, मशीन चलवा रहे हो, थ्रेशर मशीन चलवा रहे हो, दुनिया भर का मशीन चलवा रहे हो, कैसे चलेगा, पानी से चलेगा, पेट्रोल डीजल से ही ना चलेगा। तो पेट्रोल की कमी, ईंधन की कमी, ये सारी चीजें, यह भी प्रॉब्लम किसानों के सामने निकल करके सामने आई। अब पेट्रोल डलवाओगे तो पैसा लगेगा, फ्री में थोड़ी ना डालेंगे कोई, तो पैसा होगा तब तो पेट्रोल डलवाओगे। बस घूम फिर कर चीजें पैसे में ही आ जा रही है ना। तो यह भी एक नुकसान देखने को मिला। इसके साथ साथ जो एक और लास्ट है वो यह है कि गांव में वर्कशॉप का अभाव। हर गांव इतना ज्यादा आगे नहीं निकल पाया है अभी के डेट में कि हर जगह पर आपको वर्कशॉप देखने के लिए मिले। मतलब आप यंत्र तो बुला लोगे, ट्रैक्टर बुलवा लोगे, हार्वेस्टर बुलवा लोगे, थ्रेशर मशीन बुलवा लोगे, खरीद भी लोगे, लेकिन वर्कशॉप वहां पर रख पाना बहुत मुश्किल
होता है, ठीक है। कारण ये है कि वर्कशॉप की जरूरत इसलिए है कि मशीन ही है ना, कभी भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंसान का शरीर भी मशीन है, कभी भी खराब हो जाता है, कभी सिर दर्द, कभी आंख दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कुछ और। वैसे ही मशीन के साथ भी होता है, अभी अच्छा खासा चल रहा है, दूसरे मिनट में उसमें से आवाज आना चालू हो जाएगा या फिर वो चलेगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? ऐसे टाइम पर हमको दुकान चाहिए, कोई वर्कशॉप चाहिए जहां पर जाकर हम उस मशीन को रिपेयर करवाएं। और कई गांव ऐसे हैं जो इतने ज्यादा विकसित नहीं है कि वहां पर हर जगह पर आपको वर्कशॉप मिल सके जहां तुरंत जाकर अपने मशीन को आप क्या करवा सको, ठीक करवा सको। तो यह भी एक रिजल्ट रहा कृषि यांत्रिकरण के हानिकारक प्रभाव का कि वर्कशॉप नहीं है तो मशीन आप बनवा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हरित क्रांति का ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा? आई होप आपको मजा आ गया होगा पढ़ करके, और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि यह जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है बच्चे बिल्कुल निःशुल्क है। एडीओ का कंप्लीट तैयारी आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसका फायदा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने का मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि हर गरीब से गरीब बच्चा जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है उनके लिए मैं थोड़ा सा तो काम आ सकूं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मदद करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।